स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। आज से हम यूट्यूब पे शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो यूपीएससी और पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियन, जो यूरोपियंस इंडिया में आए थे। यूरोपियंस में सबसे पहले इंडिया में कौन आया था? पोर्तुगीज। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे पोर्तुगीज का अराइवल इंडिया के अंदर जी स्टूडेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री को वैसे अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट। जी हाँ, पहला तो देखते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की, ब्रिटिश ने कैसे जीता, सब यूरोपियंस को हराया जो बाकी यूरोपियंस थे। और दूसरा देखेंगे कि बाद में इंडियंस ने इनके खिलाफ कैसे मतलब मूवमेंट्स चलाई। तो ये दो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो आप एक ये टाइमलाइन देख लीजिए स्टूडेंट्स कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे कैलिकट में 1498 में। देन डच आए मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पे? आंध्र प्रदेश में 1604 में। उसके बाद सूरत के अंदर ब्रिटिशर्स आए। और उसके बाद डेनमार्क के तमिलनाडु में 1618 में आए। देन फ्रेंच आए सूरत के अंदर 1668 में जी स्टूडेंट। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, 1600 से 750 तक कंफ्लिक्ट चला इनके बीच में आपस में। जितने भी यूरोपियन पावर्स थी वो आपस में ही लड़ाई कर रही थी। तो अपन बोल सकते हैं 150 साल तकरीबन इन्होंने खुद ने लड़ाई की। और उसके अंदर आखिर में सबसे बड़ी पावर कौन सी निकल गई स्टूडेंट्स? जी हाँ, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। देन 1750 से 1850 तक जो ब्रिटिशर्स निकल के आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, जो लोकल किंगडम्स थे, बहुत सारे लोकल किंगडम देखने को मिलते हैं, आपने मेडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। फाइनली उनको बीट करना शुरू कर दिया। जैसे बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ के किंगडम्स को हराना शुरू कर दिया। अब पूरी कहानी देखते हैं कि कैसे मतलब पोर्तुगल ने आने की शुरुआत करी थी, उसके बैकवर्ड लिंकेजेस देखते हैं। तो देखो, एक जगह हुआ करती है कॉन्स्टेंटिनोपोल। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देखो, ये इंडिया है अपना, और यहाँ पे हुआ करती है कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओटोमन टर्की ने अटैक कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपोल को मतलब हरा दिया। कॉन्स्टेंटिनोपोल में बेसिकली कौन सा एम्पायर हुआ करता था? बाइजेंटीन एम्पायर। तो ओटोमन्स ने इनको हरा दिया और देन यहाँ पे ओटोमन्स का राज हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि ओटोमन ने यहाँ पे पूरा कर दिया और इसका नाम इस्तांबुल कर दिया, जो आज आप देखते हो इस्तांबुल। या तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे ओटोमन का डोमिनेंस हो गया पूरे साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर और ईस्टर्न मेडिटेरियन में। इन्होंने रेड सी और मेडिटेरियन सी को कवर कर लिया। और मिडल एज और बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज, यहाँ से नई शुरुआत होती है। वो कैसे होती है अपन देखेंगे। तो देखो, मैंने बताया कि कॉन्स्टेंटिनोपोल फॉल हुआ, उसे ओल्ड ऑर्डर में चेंज आया। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ओल्ड ऑर्डर क्या था यूरोप का। तो देखिए, ओल्ड ऑर्डर कुछ इस हिसाब से था। 14 से 15 सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ करता था, यहाँ पे फ्यूडलिज्म क्राइसिस में था। जो लॉर्ड्स थे, जो मालिक हुआ करते थे, और वेसल वेसल जो बेसिकली उनके नौकर होते थे, उनके रिलेशनशिप खराब हो रहे थे इस टाइम पे। सर्फ को एक्सप्लॉइट किया जाता था। सर्फ कौन होते हैं? पीजेंट्स। उनको बड़ा एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ रहा था। पॉलिटी सोसाइटी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी। जो लैंड बेस्ड सिस्टम था कि सारी जमीन किसके पास होती थी? हायर अथॉरिटी के पास, या नोबल्स बोल सकते हैं अपन, नोबल्स के पास होती थी सारी प्रॉपर्टी। तो वो सिस्टम सही नहीं चल रहा था और इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था। ट्रेड भी उतनी ज्यादा नहीं थी। और 1398 में एक ब्लैक प्लेग जैसी बीमारी भी फैली थी, इससे पॉपुलेशन काफी इफेक्ट हुआ था। एग्रीकल्चर भी डाउन जा रहा था और जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो क्राइसिस में आ रहे थे। और इसी कारण अपने को रिबेल्स भी देखने को मिल रहे थे जी स्टूडेंट्स, है ना। तो यहीं से उदय होता है स्ट्रॉन्ग मोनार्क का, जो वेस्टर्न यूरोप ट्रेड को सहमति देगा। तो धीरे धीरे इनमें से काम होता है फिर। और आपने देखा जैसे वहां पे कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह इस्तांबुल आया, तो वहां पे इटली भी पास में, तो इटली ने भी मोनोपोली कर ली। और मोनोपोली के कारण कि जो लोग, क्योंकि आप देखिए ध्यान से मैप में कि पहले जो बिजनेस हुआ करता था, ये इंडिया से हॉर्मुज से जाता था या फिर गल्फ ऑफ एडन से जाता था। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज या स्टेट ऑफ एडन से, इसको बोल सकते हैं एडन है, ये हॉर्मुज है। तो यहां से जाते थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ से पूरा ट्रेड रुक चुका है। अब इनको जो इधर वाला था वेस्टर्न यूरोप, उसको बेसिकली एक नई जगह ढूंढनी थी कि वो इंडिया मतलब इंडिया या किसी और के साथ कैसे बिजनेस कर सकता है, कैसे ट्रेड कर सकता है। तो ये कहानी देखने को मिलती है ना। तो जैसे ओल्ड ऑर्डर में चेंज हुआ तो यहाँ पे रेनेसांस बिगिन हुआ। अब रेनेसांस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक तरह से रीबर्थ होना। तो जैसे हुआ क्या था, जब ओटोमन जीते तो ओटोमन बेसिकली क्या थे, वहां पे मुस्लिम थी, है ना। और पहले वहां पे जब कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था वहां पे क्रिश्चियन होता था। तो क्रिश्चियन को माइग्रेट करना पड़ा, वापस से यूरोप के साइड आने पड़ा। इटली फ्रॉम कॉन्स्टेंट द स्टोरी ऑफ। अब एक और कहानी देखने को मिलती है। कॉन्स्टेंटिनोपल में एक मोस्क वो हुआ करता था, चर्च, जिसका नाम था हाजिया सोफिया, जो 6th सेंचुरी में बना था। उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया गया था? मॉस्क में। जब जो बेसिकली जो राजा था ओटोमन टर्की का, वो अपने आप को पूरे देश मतलब पूरे मुस्लिमों का खलीफा बताने लग गया था, कैलिफेट।
तो तब इसको हाजिया सोफिया को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो क्रिश्चियन ने क्या किया, यूरोप से मतलब जाने लग गए, यूरोप में जाने लग गए। अब जैसे ही वो यूरोप गए तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चनिंग करने लगे। और देखो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखोगे तो चेंज कहां से आया, रेनेसांस रीबर्थ कहां से आया, जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया है। तो ऐसे ही इन्होंने जब क्वेश्चन करने लगे, तो क्योंकि अब क्वेश्चन करने लगे तो भैया कुछ तो करना पड़ता था। तो तभी आपको देखने को मिलता है कि जो वहां का पोप था, पोर्टुगल का खासकर पोप, उन्होंने 1454 में एक ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर से उन्होंने वहां के राजा को बोला, जो राजा कौन था, प्रिंस हेनरी, जिसको बोला जाता था हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने उनको बोला गया कि तुम दूर दूर तक रास्तों को ढूंढो कि हम नए तरीके से कैसे व्यापार कर सकते हैं। तो यहीं से बोला जाता है कि यूरोपियन का शुरुआत हुई, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको यहां तक? अब देखो बेसिकली जब उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उनको 3 टारगेट लेके चले थे, जिसको अपन G3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? G3। कि उनके 3 टारगेट थे। पहला गॉड, मतलब उनको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी थी, क्योंकि आपने देखा ना जैसे ओटोमन आए तो वहां पे मुस्लिम का डोमिनेंस ज्यादा हो गया था, तो इनको भी क्रिश्चियनिटी को पूरा वो करवाना था, स्प्रेड करना था। दूसरा ग्लोरी, कि वो फेम चाहते थे, पावर चाहते थे, कि वो भी अपने राजा में, अपने मतलब राज्य में बोल के हमारी यहाँ तक पावर, इतनी पावर है। शौक तो सबको होते हैं ना, हमें शौक करने की आदत। और तीसरा पैसा तो था इंपॉर्टेंट, व्यापार करेंगे उसी से पैसा आएगा, तो इसलिए बोलते हैं गोल्ड ग्लोरी गोल्ड। इसको अपन G3 भी बोल सकते हैं। समझ में स्टूडेंट? तो इन 3 चीजों के लिए करना उनको मतलब था। अब देखिए सबसे पहला एक बंदा था 1487 में, जिसका नाम था बार्थलोम्यू डियाज। क्या था स्टूडेंट? बार्थलोम्यू डियाज, जो 1487 तक यहां से निकला था पोर्टुगल से। ये देखो ये पोर्टुगल है, यहां से निकला था और वो यहां तक पहुंच गया था। इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है स्टूडेंट? केप ऑफ गुड होप। वो इंडिया नहीं पहुंच पाया था उसने, लेकिन यहां तक का रास्ता फाइंड कर लिया था। ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के नीचे आता है, केप ऑफ गुड होप, है ना? यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया? अब एक और प्रॉब्लम थी, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल डाउन हुआ था, न्यू रास्ते ढूंढे जा रहे थे। तो आप मैप में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, पोर्टुगल और स्पेन ये है, तो इनके बीच में राइवलरी हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि कौन सी जगह कौन ढूंढेगा, है ना? तो वैसे ये नाम जो है पोप अलेक्जेंडर वगैरह, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पोप था अलेक्जेंडर, उन्होंने इनके बीच में सुलह करवाई, एक ट्रीटी करवाई। बेसिकली ट्रीटी में क्या था कि एक लाइन खींची गई, इमेजिनरी लाइन, अटलांटिक ओशियन में, और बोला गया इसके ईस्ट में कौन आएगा? पोर्टुगल। और इसके वेस्ट में कौन आएगा? स्पेन। आप अपने रास्ते ढूंढो। तो इसको बोला क्या गया? ट्रीटी ऑफ टोडिसलास 1494 में हुई थी। डेट जरूर याद रखना स्टूडेंट, कई बार पूछी जाती है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉन कैसे? ईस्ट में पोर्टुगल, वेस्ट में स्पेन। अब इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका, कि इनकी राइवलरी खत्म हो गई और पोर्टुगल को राइट मिल गए एशिया के और अफ्रीका के, और स्पेन को राइट मिल गए अमेरिका के। तो पोर्टुगल ने फोकस किया सी रूट टू इंडिया। अब सबसे पहला बंदा कौन था? उन्हें बता दिया था, बार्थोलोम्यू डियाज कहां तक पहुंच गया था? केप ऑफ गुड होप तक। लेकिन फाइनली वास्को डी गामा, ये रास्ता ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था यहां तक, वास्को डी गामा यहां तक पहुंचा। और किस्मत देखी वहां पे उसको एक गुजराती भाई मिल गया, जिसका नाम था अब्दुल माजिद या अबुल माजिद। तो है ना, वो देखा कि फाइनली वहां यहां से उसको इंडिया लेके गए। अब एक चीज थी कि वास्को डी गामा तो छोटी सी जहाज लेके आया था, लेकिन जो यहाँ पे गुजराती व्यापारी आए हुए थे वो बड़ी बड़ी जहाज में आए थे। तो वास्को डी गामा तो देख के एकदम ऐसे हो गया था, यार इतनी बड़ी जहाज मतलब। तो यहाँ से अब्दुल माजिद की मदद से वो कैलिकट। अब कैलिकट का राजा कौन हुआ करता था जी स्टूडेंट? तो कैलिकट का राजा हुआ करता था माना विक्रमा। जी स्टूडेंट, क्या हुआ, कौन हुआ करता था कैलिकट का राजा? माना विक्रमा। उसको उसको टाइटल दिया गया था सुमित्री का, लेकिन पोर्तुगल को सुमित्री बोलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो जेमोरिन बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? जेमोरिन। तो वहां पे स्वागत किसने किया था? जेमोरिन ने। तो देखिए फाइनली कैलिकट कब पहुंचा था? 21 मई 1498। कई बुक्स में 20 मई भी लिखा हुआ है, बाकी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए, 1498। तो जब उन्होंने स्वागत किया था, फाइनली उनके बीच में फिर ट्रेड एग्रीमेंट हुए। अब जब वास्को डी गामा लौटा था वापस से 1499 में, तो क्या क्या लेके गया था? स्पाइसेस, पेपर, सिनेमन, क्लोव्स। और कितना प्रॉफिट कमा के गया था? 60 टाइम प्रॉफिट स्टूडेंट। 60 टाइम मतलब कितना ज्यादा बोलते 60 टाइम को। और डायरेक्टली सी रूट खुल गए थे यहाँ पे। तो इंडिया ने धीरे धीरे फिर यहाँ इंडिया से इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब एक एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखना, जब वास्को डी गामा इंडिया में आया, जिस टाइम ये चीजें चल रही थी, तो उस टाइम पे कौन कौन सी राजा अपने देश में रूल कर रहे थे? थोड़ा सा लिंकेजेस आपको पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। हमने देखा कैलिकट में कौन था? जेमोरिन।
जिसका नाम क्या बताया मैंने, माना विक्रमा। फिर हम देखते हैं विजयनगर, बेसिकली नरसिम्हा राव थे जो तुलवा डायनेस्टी के थे, तो वो रूल कर रहे थे। गुजरात के अंदर कौन था, मुजफ्फर शाह। लेकिन मुजफ्फर शाह के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, मेन हम पढ़ेंगे मोहम्मद बेगड़ा के बारे में। जी स्टूडेंट। और दिल्ली में लोधी डायनेस्टी थी, उसका लीडर कौन था, राजा कौन था, सुल्तान सिकंदर लोधी। और बहानी में किंगडम थे जो डिसइंटीग्रेट होकर 5 में टूटे थे, बीजापुर, गोलकेंडो, अहमदनगर, बेरार, बिदार। बाकी आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट यहां तक समझ में आया आपको? चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, यहां से 60 टाइम प्रॉफिट कमा के वास्को डी गामा जा चुका है। अब उसके बाद 1500 में देखो एंट्री किसकी होती है, पेड्रो एल्वेरेज कैब्राल। मतलब खतरनाक लीडर था, मतलब ये आया था। तो इन्होंने क्या किया कि पोर्तुगीज ट्रेड को इंडिया में और ज्यादा स्ट्रेंथ किया। इसका मतलब मिशन था कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ये भी कैलिकट से आया था, केरला पहुंचा। तो पोर्तुगीज फैक्ट्री लगाई, वेयर हाउस। बेसिकली फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, मतलब एक तरह से वेयर हाउस होते थे, गोदाम बोल सकते हो आप। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई, जब इन्होंने अपना स्ट्रेंथ करना स्टार्ट किया ट्रेड को, तो इनसिक्योरिटी जो वहां के लोकल्स थे, और वहां पे अरब लोग भी रहते थे, तो अरब्स को, लोकल को प्रॉब्लम होने लगी। अब यहाँ पे जो अरब्स को क्या नुकसान हुआ, उनका स्पाइस ट्रेड कंट्रोल लूज होते गया। अब जब उनका नुकसान होगा तो आपस में क्या होगी, लड़ाई। तो यहाँ पे अरब्स ने और लोकल ने पोर्तुगीज फैक्ट्री पे अटैक कर दिया, और बहुत सारे पोर्तुगीज मारे गए स्टूडेंट। अब जाहिर सी बात है, जब पोर्तुगीज का जो लीडर है, बेसिकली लीडर कौन, कब्राल, तो उसको जब ये बात पता चली तो उसने रिटेलिएट किया। उसने क्या किया, बॉम्बार्डिंग कर दी कैलिकट के ऊपर, और बहुत सारे अरब्स को मार दिया। अरब्स को बेसिकली मरक्कर्स बोला जाता था। अरब्स को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, मरक्कर्स। अब फाइनली कंफ्लिक्ट के बाद कब्राल ने डील करी जेमोरिन के साथ। जेमोरिन बेसिकली जो मानव विक्रमा राजा था उनके साथ, उसमें क्लोज रहा। जेमोरिन को बोला गया कि तुम ट्रीटी सिर्फ हमारे साथ करोगे, अरबों के साथ कोई ट्रीटी नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथ हुई पोर्तुगीज पावर, और अरब ट्रेड डोमिनेंस खत्म हुआ। और यहाँ से आप कॉन्फिडेंट भी काफी देखने को मिला इंडियन ओशियन में। जी स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज अपन इतना ही कवर करेंगे। सेकंड जब क्लास में मिलेंगे तो हम दिखाएंगे वास्को डी गामा वापस इंडिया आता है, उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है। और बाकी स्टूडेंट एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको इसमें, कि जितने भी लोग आते थे ना, बेसिकली इन लोगों को कोई ऐसे परमिशन नहीं होती थी, ये लोग पैसा दे के आते थे। जो इनकी गवर्नमेंट थी पोर्टुगल की, जो राजा था वहां का, उसको ये पैसे देते थे। जो ज्यादा पैसा देता था, लॉटरी सिस्टम एक तरह से होता है, जो ज्यादा पैसा देता था उसको परमिशन मिलती थी इंडिया आने की। तो कुछ ऐसा था, इसलिए वो हमेशा ट्राई करते थे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे से जुड़े रहिए, शेयर भी करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी तैयारी कर रहे हैं। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।